गुड मॉर्निंग। चलो हमने चैप्टर नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री कर्मयोगी, तो हमने आगे के क्लास में यहाँ तक अभ्यास किया था कि 17 इयर्स की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और वह स्कूल की पढ़ाई से उसने छोड़कर गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी ने जब कहा तो वो स्वातंत्र संग्राम में भाग लेने के लिए आ गए थे। तब वे एक विद्यार्थी थे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। तो शास्त्री जी ने जब हमारे स्वातंत्र संग्राम में भाग लिया था तब उसकी उम्र 17 वर्ष की ही थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी ने जब उसे आवाज़ दी तो वो अपनी स्कूल छोड़कर स्वातंत्र संग्राम के काम में जुड़ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर वापस वो काशी गए और वहाँ उसने अपनी शिक्षा पूर्ण की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। तो उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्य, समाज के अच्छे अच्छे कामों में ही उसने अपना मन लगाए रखा था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। इसके कारण 1926 में वो जो लोक सेवा का मंडल था उसमें उसने शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। आजीवन लोक सेवा मंडल के सदस्य भी रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। इसके बाद गांधी जी ने जो अछूतों के उद्धार के लिए, जो हमारे समाज में छूत अछूत का जो छूत और अछूत की जो गंदी सोच थी उसके उद्धार के लिए गांधी जी ने जो आह्वान किया था, गांधी जी जो कार्य कर रहे थे उसमें भी वो शामिल हो गए। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय यानी नई शुरुआत हुई। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। तो 1930 में जब अंग्रेज लोगों ने नमक पर टैक्स लगाया था तब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के दरिया किनारे पर पहुंचकर अपनी मुट्ठी में नमक लेकर उसने नमक का कानून तोड़ा था। तो उस संग्राम में भी 1930 में लाल बहादुर शास्त्री में भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल जाना पड़ा। इसके लिए उसे जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वो सन 1942 के साथ भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। तो 1930 से लेकर 1942 तक उसकी जेल यात्रा हुई और 1942 तक उसे जेल जाना पड़ा। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। तो 12 वर्ष के अंदर वो 7 बार उसे जेल भेजा गया। इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। इससे हमें पता चलता है कि देश की आज़ादी के लिए उनके अंदर कितना जुस्सा था। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। दूसरी बार उसने जेल यात्रा 1932 में किसान के आंदोलन में जो भाग लिया था उसके लिए उसे जेल भेजा गया था। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। 1942 में उसको 3 साल जेल में रखा गया। तो वो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। तो ये जेल यात्रा उसकी सबसे लंबी थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। तो
गांधी जी के द्वारा बताए गए कार्यों में भी, जो रचनात्मक कार्य थे उसमें भी उसने भाग लिया और लोगों की सेवा में भी उसने इतना ही योगदान दिया। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव बनाए गए। 1935 में कांग्रेस समिति के सचिव का पद उसे सौंपा गया। वे 1938 तक रहे। 1935 से 1938 तक वह कांग्रेस के सचिव के पद पर रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो किसानों के प्रति वो बहुत ध्यान देते थे। उनके प्रति वो लगाव होने के कारण 1936 में उसे किसानों के लिए जो संग्राम किया उसके लिए भी उसे जेल जाना पड़ा था। और इसके लिए उसे जो किसानों की दशा पर उसने जो सोच विचार किया उसके लिए उसे उस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। तो उसने पूरी लगन, अपने पूरे निष्ठा और ईमानदारी से ये कार्य पूरा किया और जो जमींदारी प्रथा थी उसे उसने पूर्ण कर दी। जमींदारी प्रथा थी, उसने सोचा कि जो जमींदार थे वो किसानों को कुचल रहे हैं। किसानों के प्रति जो जमींदारी की जो सोच थी, जमींदार लोग हैं वो किसान की ज़मीन मन चाहे तब हड़प लेते थे, उन पर किसान मेहनत करते थे, मगर जो उपज होती थी वो जमींदार ज़्यादा हिस्सा जमींदार ले लेते थे, तो किसान है वो गरीब ही रहते थे। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। इसके बाद 6 साल तक वो इलाहाबाद की नगरपालिका में कार्यरत हुए। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। तो यहाँ शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि उसने 6 साल तक नगरपालिका में कार्य किया, तो वहाँ से उसे वो नागरिकों की क्या क्या समस्या है और उस समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, यहाँ से उसे ज़्यादा जानने को मिला। उसके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, तो ग्राम्य जीवन का अनुभव तो शास्त्री जी के पास था ही। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। इसके बाद इलाहाबाद नगरपालिका में उसने 6 साल तक काम किया, तो उसका अनुभव भी उसके साथ जोड़ गया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। तो उसके कार्य से उसे अनुभव मिला और उसे पता चल गया था कि लोगों में क्या समस्या है और उसका निराकरण कैसे करना है। वो उसे कार्य करने के बाद उसे अनुभव हो गया था कि कैसे समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। 1937 में उसकी कार्य करने की जो क्षमता थी उसी के कारण उसे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित सभ्य बनाया गया। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। आपको पूछा जाएगा शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कब हुई, तो सन 1937 में, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। यह शुरुआत 1937 से लेकर वो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे तब तक उसकी सांसदीय जीवन यहाँ तक पूर्ण हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री के काम से प्रभावित होकर उसकी जो आदर्श थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनाया था और उसे अपना राजनीतिक गुरु मानकर उन्हीं के आदर्शों पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कार्य किया था। देश की आज़ादी के बाद
उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। देश आज़ाद हुआ उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बनाया गया और केंद्र सरकार में भी उसने भिन्न भिन्न पदों पर रखा गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। पंडित नेहरू के कहने पर वो केंद्र सरकार में आ गए। केंद्रों में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। केंद्र सरकार में आने के बाद उसे रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर उसे रखा गया था। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। इन पद पर रहते हुए उसने अपनी जो दक्षता, निपुणता, उसकी होशियारी का जो हमें प्रमाण दिया, हमें दिखाया कि वो कितने अच्छा काम कर सकते हैं, वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। उसका कार्य करने का जो दृष्टिकोण था वो दिखावा नहीं था, वो व्यवहारिक कार्य था। वो निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते थे। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उसको अपने पद के कारण उसे कभी अभिमान नहीं आया। वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। वो उसका एकदम विचार अच्छा था। वो कहते थे कि मैं एक शासक, मैं एक राजा नहीं हूँ, मैं लोगों का राजा नहीं हूँ, मैं राज करने के लिए नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए हूँ। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। उसके इतने अच्छे विचार के कारण उसे मंत्रालय में भी लोकप्रियता मिली और देश के लोगों में भी वो लोकप्रिय हो गए। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। पंडित नेहरू के निधन यानी मृत्यु के बाद देश ने उसे प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। वो 19 महीने के छोटे से समय में वो महत्वपूर्ण पद पर रहते, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उतने इतनी सारी सफलताएं प्राप्त की कि वो लोकप्रिय बन गए सब में। ये एक हमारे लिए उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। तो शास्त्री जी के सामने जो उसने लक्ष्य तय किया हुआ था वो एकदम स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का भटकाव या धुंधलापन दिखाई नहीं देता था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। तो वो हमारे देश के जो बहुत महत्वपूर्ण पद थे उस पर वो रहे और उस पर उसका अधिकार भी था, मगर उसने कभी अधिकार जताया नहीं। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। तो उसने हमेशा अपने दिल से काम किया अपने देश के लिए। उसने अधिकारों से ज़्यादा अपने काम को ज़्यादा महत्व दिया। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। इसलिए ही शास्त्री जी आज इतने लोकप्रिय है हम लोगों के, आज भी हम उसे याद करते हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। दीक्षांत समारोह क्या होता है? जब हम स्कूल में अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो हमें कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट किसी बड़े व्यक्ति को स्कूल में बुलाकर उसके हाथ से दिया जाता है, हमारा सम्मान किया जाता है, तो उसे दीक्षांत समारोह। तो शास्त्री जी भी एक मुस्लिम विश्वविद्यालय में अलीगढ़ में दीक्षांत समारोह में गए 19 दिसंबर 1964 को। तो उसने छात्रों को, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ये बात की थी, आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो,
आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। तो उसने विद्यार्थियों को सबसे पहली बात ये की कि आपकी भविष्य की मंजिल जो कुछ भी हो वो तो आपको तय करनी है, अपना भविष्य का लक्ष्य आपको नक्की करना ही है। वो तो जो कुछ भी होगा वो तो है ही, वो करना ही है। मगर आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को यह सोचना चाहिए कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। सबसे पहला कर्तव्य आपका भारत देश के प्रति होना चाहिए। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। भारतीय संविधान आपको अधिकार प्रदान करता है एक भारत देश के नागरिक के, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। तो आपको अधिकार मिले हैं, अधिकार के साथ साथ